जाम से करते हैं जुर्म, जाम से ले लेते हैं जान। वो अपराधी हैं, घात लगाकर बैठे पर अज्ञात। वो कोई तो है, पर कौन है? जहरीला जाम, अज्ञात अपराधी। अपराधी चाहे जितना शातिर हो, गलती तो कर ही बैठता है। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी। अब ये लाइन सुनिए, अपराधी चाहे जितना बेवकूफ हो, अगर पुलिस उसे नहीं जानती तो शातिर कहला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा को मदहोश करने की साजिश रची गई। इस बीच जहरीले जाम भी छलकते रहे। लोगों ने जान गंवाई तो खाकी एक्शन में आई। मामले दर्ज हुए। आप जानना चाहेंगे किस पर? तो सुनिए, अज्ञात पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां और अज्ञात पर एफआईआर। ये कौन है अज्ञात? कहां है? क्या कर रहे हैं? कोई नहीं जानता। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। हम ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं, भट्टी नष्ट कर दी गई, वाश नष्ट कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन मामला एफआईआर अज्ञात पर दर्ज हुई है। तो आखिर अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनती है खाकी? सवाल नंबर 2। आबकारी विभाग के यूं तो कई सारे दायित्व हैं, लेकिन लगातार सुर्खियां बटोरता रहता है। इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि जहरीली शराब से, अवैध शराब से लोगों की मौत हुई, तो क्या आबकारी विभाग पंगु हो चला है? सवाल नंबर 3। मुखबिर होने का दावा किया जाता है, जगह जगह पर हमारे मुखबिर हैं, तो इस एक मामले में यह मुखबिर तंत्र क्या फेल हो गया है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सत्येंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे राजेंद्र सिंह शेखावत जी मेरे साथ हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब मेरे साथ हैं और पूजा छाबड़ा जी अध्यक्ष हैं शराबबंदी आंदोलन की। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पूजा जी, क्या क्या होता है आपकी समझ में? ये अज्ञात क्या है? अज्ञात कौन है? कहां है? कैसे रह रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? स्वप्निल जी, जो बात मुझे समझ में आ रही है वो कई सालों से ही समझ में आ रही है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में कई सालों से हम इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी कार्यकर्ताओं का कोई मैसेज आता है कि जिस तरह से हमें अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, तो हम जब अपने वहाँ के पुलिस प्रशासन को इत्तला करते हैं कि हमारे इलाके में इस तरह की अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई करने की वहां पे सूचना मिलती है, उससे पहले ही जो अवैध शराब का जो कारोबार करते हैं वो मुजरिम वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में वहां पे पुलिस प्रशासन पहुंचती है। लेकिन पूजा जी, क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि आपकी तरफ से सूचना नाम लेकर दी गई हो और लेकिन जब मामला दर्ज हुआ तो वो किसी अज्ञात पर हुआ हो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ये सूचना भी दी गई है और ये हुआ भी है। इस तरह के मामले हुए भी हैं और ये बाद में पता चलता है कि इस तरह का कोई व्यक्ति है ही नहीं, और बाद में उन जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि 1 या 2 महीने के बाद वो वापस से ही ये कारोबार चालू कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हो जाता है कि हम इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन है हमारी सुन नहीं रही है। बिल्कुल। तो ए.के. जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब दंगे होते हैं या भीड़ तंत्र की खबरें आती हैं तब अज्ञात शब्द आता है और समझ में भी आता है, लेकिन अवैध शराब बेचने वालों पर अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज होना, क्या इस अज्ञात को आप डिफाइन कर पाएंगे? कानून क्या कहता है इस अज्ञात को लेकर? देखिए, ज्यादातर मामलों में एक्साइज वाले या पुलिस वाले जब भी अवैध शराब की धरपकड़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो सरप्राइज रेड बांधने जाते हैं या कहीं जाते हैं और अचानक उनको कोई चीज
पड़ी हुई मिल जाती है और मुलजिम देखकर भाग जाते हो। हर मामले में यह होता है कि उन्हें मुखबिर ने सूचना दी, अर्थात कोई व्यक्ति उनको स्पष्ट सूचना देता है कि फलानी जगह फलाना व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, ये सूचना उनके पास रहती है। उसके बाद भी जानबूझकर अज्ञात शब्द लिखा जा सकता है। सारी सरकारें, सब लोग शराब को गलत बताती हैं, शराब के से प्राप्त आय को गलत बताती है, परंतु कोई भी सरकार शराब से प्राप्त आय का मोह सरकार नहीं छोड़ पाती, और सरकार शराब से, अवैध शराब से प्राप्त आय का, अवैध आय का मोह न पुलिस छोड़ पाती है न आबकारी छोड़ पाती है। और इसीलिए ये जो अज्ञात शब्द आता है वो सिर्फ इसलिए आता है ताकि जो अपराधी हैं, जो उनको पर महीने के पैसे देते हैं, जो महीने की बंदियां पुलिस थानों में आबकारी अधिकारियों को देते हैं, वो बंद रहे। ये लेकिन जब ये इस तरह के मामले डॉक्यूमेंटाइज्ड होते हैं, एफआईआर में तो आपने अज्ञात लिख दिया, लेकिन जब भी आप एफआईआर लगाएंगे या फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, या मान लीजिए किसी तरह से ये मामला कोर्ट तक भी खिंचा गया, कुछ छोटी मछलियां पकड़ में आ गई, चार्जशीट पेश हुई, तो वो अज्ञात ही रह जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कानून में एक प्रावधान है कि सूचना कहां से मिली और सूचना का स्रोत क्या था और मुखबिर कौन था और उसने क्या सूचना दी थी, ये कहीं भी कोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोज करने के लिए पुलिस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। और इसका उद्देश्य तो ये था कि आदमी निर्भीक होकर पुलिस को सूचना देता रहे, उसका पता नहीं लगे, और उसका आड़ उठाकर ये किया जाता है कि जो मुखबिर को, आदमी को अज्ञात बताकर उसको छोड़ दिया जाता है, और जब जिसको फ्रेम करना होता है उसके खिलाफ एविडेंस करके छोटी मछलियां होती हैं, जो कैरियर होते हैं, जो काम करने वाले कारिंदे होते हैं, उनको पूछकर मुलजिम बनाकर पेश कर दिया जाता है। तो वास्तव में तो एक्चुअली ये तंत्र है, पूरा का पूरा एक पैरेलल तंत्र है जो अवैध कमाई का साधन है, और ये अवैध कमाई है इसीलिए अज्ञात है, क्योंकि अज्ञात तो मुखबिर की सूचना पर जो शहर बना रहा है वो अज्ञात कैसे हो सकता है, परंतु चूंकि मुखबिर की सूचना को बिल्कुल मैं इसमें और सवाल लेना चाहता हूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, क्या है ये अज्ञात, कौन है वो अज्ञात जिसके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं? अगर एक ही है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा, जो मेरी जानकारी में है, अज्ञात जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ऐसी जगह पे जो छापामारी होती है, जो सार्वजनिक जगह होती है, सरकारी जगह, जैसे कोई नाला है और के अंदर वहाँ कहीं शराब की भट्टी लगी हुई है और उसके बारे में कहीं से सूचना मिलती है मुखबिर के माध्यम से और किसी स्रोत से, तो उसे अज्ञात कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी आदमी को इसमें नामजद नहीं किया गया। दूसरी चीज रही गिरफ्तारियों की बात, पिछले साल 2020 से लेकर आज तक 6,252 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें अज्ञात वाली जो बात है, तो गिरफ्तारियां जिन लोगों के खिलाफ हो रही है, तो आबकारी विभाग और सरकार मुस्तैदी से अवैध शराब के खिलाफ काम कर रही है। नहीं, पर सरकार का जो सोच है, सत्येंद्र जी, मैं आपको बताऊं, कुछ इस तरह के ना नकली शराब बनाने वाले मोबाइल सेंटर के रूप में चलते हैं। मतलब आज हमने भट्टी यहां लगा ली है, कल जहां डिमांड होगी वहां चले जाएंगे, ये अज्ञात तो मूव कर जाएंगे। और दूसरा, जब उस भट्टी को नष्ट करने की, वाश को नष्ट करने की कार्रवाई पर निकलती है पुलिस, तो वहां अपराधी कुछ तो छोड़ते होंगे ना। अगर नहीं छोड़ते हैं तो वो तो बहुत चाहते रहे, और हमारी समझ ही नहीं आ रहा छोड़ के जाती है, उसको पुलिस नष्ट करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो अपराधी वहां जिस जगह भी मूवमेंट करता है, मूव करता है, वहां पे जो अपनी भट्टी छोड़ के जाता है और वो पकड़ा नहीं जाता है अज्ञात के नाम से, तो उस पर जो वाश होता है उसको नष्ट किया जाता है और उसके बाद तफ्तीश करी जाती है। तफ्तीश के बाद में जैसे नामजद हो जाता है तो उसको नामजद भी किया। मैंने बताया आपको, पिछले साल से आज तक हमने 6,252 लोगों को के विरुद्ध कार्रवाई करी है, नामजद किया गया है राजस्थान सरकार के तो कमर क्यों नहीं टूटी डिपार्टमेंट के, इसके एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा है। तो कमर क्यों नहीं टूटी इन लोगों की? क्या कह रहे हैं? कमर क्यों नहीं टूटी इन लोगों की? नहीं, कमर बराबर टूटी हुई। आप ये टूटी अभी भरतपुर में जो हुआ साल के अंदर, राजस्थान के अंदर जब से माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, मैं समझता हूं कि पिछली सरकार के मुकाबले और वैसे भी सारी चीजें देखी जाए तो हमने अवैध शराब के धंधे को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी है। कठोर भरतपुर में कैसे हिम्मत कर गए लोग? लेकिन ठीक है, मुझे अब राजेंद्र सिंह जी को भी डिबेट में लाना है। राजेंद्र सिंह जी, आपसे सवाल इसलिए भी मेरा इंटरेस्टिंग हो रहा है जी, क्योंकि आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज जो रही है उससे जुड़ता है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जब कार्रवाई करने के लिए टीम निकलती है तो किसी सूचना पर निकलती है,
वो टीम वहां जाकर कुछ इस तरह की कार्रवाई करती है कि लोग तो फरार होने में सफल रहे, बाकी तो ये सामने हमने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर दी। स्वप्निल जी, ये जो आबकारी विभाग है ना, ये मतलब दूध देने वाली गाय है, और आप ये जानते हो पूरे प्रशासनिक महकमे में इसकी क्या महत्वता है, आर्थिक रूप से इसकी क्या महत्वता है, इसमें जैसे पोस्टिंग होती है उसमें किस तरह के लोगों को लाया जाता है, ये सब जानकारी आपको है। आबकारी विभाग में मैनिपुलेशन सबसे बड़ी समस्या है। जैसा आपने अभी कहा कि कहीं पे भट्टी पकड़ी गई, अब उसमें अज्ञात मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, तो ये एक लापरवाही है। आप ये देखिए कि जब भी कोई आबकारी अधिकारी या पुलिस के अधिकारी कहीं पे रेड करेंगे तो उससे पहले वो पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं, और जब रेड करने जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस तरह के लोग हैं वो इस तरह के क्राइम को कर रहे हैं, और क्या सूचना है, वो उसके बाद तैयारी करके और फिर उसके बाद रेड करते हैं। क्योंकि रेड करने में भी आजकल कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह के गैंगस्टर आज की तारीख में, लेकिन ठीक है राजेंद्र सिंह जी, यहां तक मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं। अब मेरा सवाल यह है कि इस पूरी प्लानिंग के बाद भी लोग फरार कैसे हो रहे हैं। लेकिन अब मैं सवाल आपसे एक बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर पूछ रहा हूं, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहरीली शराब से मौतें होती हैं और मामले अज्ञात पर दर्ज होते हैं। कितने केसेस अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच पाते होंगे? ये अनजान लोग अपने अंजाम तक कब पहुंचेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जहरीली शराब का मामला जैसा अभी भरतपुर में हुआ, कई लोगों की जान चली गई, तो ऐसे मामलों में गंभीरता से इसको लेना चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी हो, ये लोगों के जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर इस तरह से नकली शराब बेचने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश इन अपराधियों में जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार के साथ साथ पुलिस विभाग को और आबकारी विभाग को भी ये कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा, इसको मैं समझता हूँ, ड्राइव मान के और इसको चलाना चाहिए और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि वो जो कार्रवाई, लेकिन ऐसे में होगा क्या ना, देखिए होता क्या है कि जो भी दल विपक्ष में होता है वो आ जाता है कि सरकार कार्रवाई के नाम पर गरीबों के पेट पर लात मार रही है। असली अपराधी तो भाग जा रहे हैं, लेकिन जो मजबूर लोग हैं वो फंस जा रहे हैं, और ये बोलकर विपक्ष सियासत शुरू कर देता है, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो। पूजा छाबड़ा जी, आप देखिएगा, कल गणतंत्र दिवस है, देर रात तक कहीं ना कहीं मोबाइल पर एक वीडियो वायरल होने लगेगा जो बताएगा कि देखिए गणतंत्र दिवस के दिन भी शराब बिक रही है। वैसे तो आम दिनों में जब 8 बजे बाद नहीं बिकनी चाहिए, बिक रही है। वो हो गया लीगल सेक्टर। अब बात कर ले इलीगल सेक्टर, तो वो तो न जाने कहां कहां बिक रही हैं। और ऐसे में जो बार बार ये बात आती है कि हो सकता है कि थानों में बंदी लगी हो, या फिर हो सकता है आबकारी विभाग तक काली कमाई की गंगा बहती हो, उसको बल मिलता है। स्वप्निल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आबकारी जो नीति थी वो आबकारी नीति मद्य संयम की नीति पे आधारित थी। कि मद्य संयम नीति माने इसलिए कि नशे के और शराब का जो सेवन है उसके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा, कम किया जाए। लेकिन आबकारी जो नीति बनाई गई है उस नीति का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर केवल शराब के व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया गया है। आप ये बताइए, जिस आबकारी अधिकारियों को शराब को बढ़ाने का दबाव हो, वो आबकारी अधिकारी किस तरह से इस पे रोक लगा सकते हैं, या यूं कहें कि बिल्ली को दूध की रखवाली का काम दिया गया है। जिस तरह से 8 बजे के बाद भी शराब बिक रही है, उनके ऊपर टारगेट दे दिए गए कि हमें इस टारगेट पर शराब का राजस्व चाहिए। उसके बाद आप कैसे उनसे कह सकते हैं कि हमें इस शराब की जो अवैध शराब की दुकानें हैं, शराब जो बिक रही है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये हो ही नहीं सकता है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अलग नीतियां बननी सत्येंद्र भारद्वाज जी से एक सवाल लेना चाहिए। सत्येंद्र भारद्वाज जी, जो कुछ भी पूजा छाबड़ा जी कह रही है, अगर उसमें आंशिक सच्चाई भी है तो सरकारों से पाप हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? क्या कह रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पाया आपको। मैं ये कह रहा हूं कि पूजा छाबड़ा जी जो कह रही है उसमें अगर आंशिक भी सच्चाई है ना, तो सरकारों से पाप हो रहा है, पाप कर रहे हैं वो। नहीं सर,
नहीं, सरकार कोई पाप नहीं कर रही। मैं एक तो बताना चाहता हूं, जैसे कि पूजा छाबड़ा जी बता रही थी कि राजस्व का टारगेट दिया जाता है। मैं समझता हूं 8 बजे बाद के लिए राजस्व का कोई राजस्थान सरकार टारगेट नहीं देती है। ये इनका भ्रांति है, गलत सोच है। राजस्व के लिए टारगेट के दूसरे मायने होते हैं। 8 बजे बाद जितनी भी शराब की दुकानें हैं उन पर सख्त कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शराब की अगर टारगेट वाली बात होती तो इस शराब को 8 बजे को बंद करने का वो निर्णय, कठोर निर्णय नहीं लेते। लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आते हैं, राजस्थान की जनता की सेहत बढ़िया। हम खुद उसका बहुत बड़ा खुलासा कर चुके हैं, जगह जगह बहुत फलीभूत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत फलीभूत है। आज की तारीख में 8 बजे बाद बहुत सख्ती के साथ में दुकानों को बंद किया जा रहा है। पहले भी बंद किया जाता था। अगर कोई शराब बेचता हो पकड़ा जाता है 8 बजे बाद, तो उसके लाइसेंस को निरस्त करने का प्रावधान दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन हम लोगों ने ये खुलासा किया था ना, उस दिन बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स में कहूं तो अज्ञात लोगों ने दुकानें खोली हुई थी। हमने टारगेट हमने उसका खुलासा किया है, न्यूज़ 18 राजस्थान पर ही किया है। एके जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एके जैन साहब, जब भी कोई नियम बनता है इस देश में, पता नहीं क्या ये अब इसको आप खूबी कह लीजिए या बुराई कह लीजिए, लोग पहले उस नियम को तोड़ने के तरीके सोचने लगते हैं और लोग सोच ले जाते हैं, वो उसमें से बचने का रास्ता खोज लेते हैं। कितने अज्ञात पकड़े जाते होंगे मोटे तौर पर? देखिए, जो नियम बनाए जाते हैं वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि आम आदमी को, जनता को दिखाने के लिए, अपने आप को गांधीवादी बताने के लिए, अपने आप को राष्ट्रवादी बताने के लिए, अपने आप को भारत माता की संतान है बताने के लिए कुछ भी कहते रहे, पर नियम जानबूझकर ऐसे बनाए जाएंगे कि उनसे गलत काम करने वालों लोगों को फायदा मिलता है। 8 बजे तक दुकान बंद करने का नियम बना रखा है, पर 5 स्टार होटल्स में और बड़े बड़े जगह पर सारी रात बार खोलने की छूट सारी सरकारों ने दे रखी है। महात्मा गांधी के राज्य में, गुजरात में शराबबंदी है, परंतु राजस्थान के और मध्य प्रदेश के वो जिले जो गुजरात से लगे हुए हैं, जहां शराब का खुद का कंजप्शन कम है, वहां शराब के ठेके बरसों से सबसे ज्यादा कीमत में उठते हैं, क्योंकि वहां से सारी की सारी शराब आपकी गुजरात के अंदर चली जाती है, चाहे वो माउंट आबू का मामला हो या और लगे हुए हरियाणा से शराब आ रही थी, गुजरात ले जाई जा रही थी। हर तीसरे दिन ये होता है। और जिन नियमों की विडंबना की बात हम कर रहे हैं ना, एके जैन साहब, मैं बताना चाहता हूं, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। बार में पार्किंग होती है और पी के गाड़ी चलाना मना है, जुर्म है। देना चाहूंगा स्वप्निल जी, मैं जैन साहब को कुछ जवाब देना चाहूंगा इनके प्रश्न का। मैं तुरंत आपके पास आता हूं, बस एक कमेंट और ले लूं। एके जैन साहब जी, चलिए ठीक है। सत्येंद्र जी, आप जवाब, आप क्या बोलना चाहते हैं बोले, फिर मैं पूछता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कानून के रक्षक माननीय जैन साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि कानून का जो बनाया जाता है वो इस तरह बनाया जाता है कि कानून बनाते ही उसके तोड़ने के कोई नियम या कायदे या कोई तरीके निकाल लिए जाए। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। लेकिन सब तस्कर तो ढूंढ ले रहे हैं ना रास्ते। करता हूं आपको नियम और कायदे बताकर। जैन साहब, आपकी काबिलियत पे प्रश्न नहीं कर रहा हूं। आप ये बता दीजिए, मैं आपकी काबिलियत पे प्रश्न नहीं कर रहा हूं जैन साहब। आप जिस तरह कानून निर्माताओं पे, जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसके ऊपर इस तरह का अगर आक्षेप लगाएंगे तो मुझे अफसोस करना पड़ेगा। आज जिस प्रोफेशन के अंदर आप बैठे हुए हैं और जिस प्रोफेशन से आप आगे बढ़े हुए हैं, उसके ऊपर आप इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, मुझे अफसोस ही करना पड़ेगा। इस तरह के रिएक्शन की जरूरत नहीं है सत्येंद्र जी, क्योंकि नियम टूट रहा होगा और उसमें से रास्ते निकाल रहे हैं, ये दिख रहा है। मैं बताना चाहता हूं जैन साहब, जिन जिलों की आप बात कर रहे हैं, जिलों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहां ठेका पद्धति नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, आप रुकिए, 2 मिनट रुकिए। लॉटरी राजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, क्या डिफरेंट कर लेती है बीजेपी? जब छत्तीसगढ़ में थी तो क्या डिफरेंट कर दिया था, या गुजरात में क्या हो रहा है? अज्ञात तो बेच रहे हैं वहां भी। बात कर रहा हूँ नहीं, देखिए, इसे पर्सनल ईगो पे नहीं लेना है सत्येंद्र जी। एके जैन साहब, ये पर्सनल ईगो की लड़ाई नहीं है, मैटर आज का थोड़ा बड़ा है। मैं राजेंद्र सिंह जी का भी रिएक्शन लेना चाहता हूँ। नहीं, रुकिए ना, इसको पर्सनल ईगो का मैटर मत बनाइए, पर्सनल ईगो का मैटर मत बनाइए प्लीज। 2 मिनट रुकिए। जैन साहब मेरे बड़े भाई हैं, सम्मान। हाँ नहीं, आ गया, आपकी बात भी आ गई और एके जैन साहब की भी बात भी आ गई। राजेंद्र सिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ। गुजरात में भी तो कई अज्ञात शराब बेच रहे हैं ना, हर कोई जानता है।
प्रदेश से होकर जाती है, जब पकड़ी जाती तो ठीक, नहीं पकड़ी जाती होगी तो पहुंच जाती होगी। राजेंद्र सिंह जी। हाँ स्वप्निल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य गुजरात में और बिहार में आप ये देखिए शराबबंदी है, राजस्व का भारी घाटा भुगतने के बाद भी वहाँ की सरकारें इसको कायम रखे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि प्रयास है, नहीं प्रयास तो है लेकिन मिल रही है। राजेंद्र सिंह जी, वही अज्ञात लोग बेच रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी होगा तो वो अज्ञात कभी सामने आ पाएंगे कि नहीं, ये जानकारी नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अनजान हैं, जो अज्ञात है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिहार में भी कार्रवाई होती है, गुजरात में भी कार्रवाई हो रही है। पिछले 10 साल में शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब जहरीली शराब से किसी न किसी राज्य में किसी न किसी की मौत ना हुई हो। क्या वो तमाम गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंचे? और जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अगर कोई सरकार ये मान ले कि हमने उनकी कमर तोड़ी है तो वो मुगालता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।